हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। अब आप बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट हो चुका है और सीबीएसई का सिलेबस आ गया है। तो आपको पॉलिमिक चैप्टर पढ़ाया गया था, लेकिन चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन फ्यूचर के लिए अगर आप आईआईटी, पीएमटी, नीट वगैरह एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे आपको कंपटीशन तैयारी करना है तो वहाँ पे आपके पॉलीमर से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, कम से कम आपने अभी से पढ़ लिया है। फ्यूचर के लिए आप जब भी कोई एग्ज़ाम देंगे तो पॉलीमर से आपके आने फिक्स है। आप पेपर उठा के दे लीजिए, आईआईटी का, पीएमटी का, नीट का, कोई भी एग्जाम पेपर आप एग्ज़ाम दें, वहाँ से पॉलीमर से आपके प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो चलिए, 1 महीने आपको पढ़ाया भी गया था, लेकिन सिलेबस से हटा दिया गया है, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से आपका स्टीरियो आइसोमर्स पूरी तरह से हटा दिया गया है। स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, हाइड्रेशन, लिंकेज आइसोमर्स, एटीसी, ये सब ओवरऑल स्टीरियो आइसोमर्स आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो आपको सिर्फ 2 टॉपिक अभी आपको पढ़ाने हैं, वो है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और सेकंड आपका कलर। तो कलर थोड़ा सा 10 मिनट का लेक्चर है, कलर से प्रॉब्लम नहीं पूछा जाता। जब भी कलर से प्रॉब्लम पूछा जाता है वो आपके डी ब्लॉक से पूछा जाता है, यहाँ से नहीं पूछा जाता है। तो लेकिन आपको सिलेबस में कलर दिया गया है, तो कलर के बारे में 5 से 10 मिनट में आपका वही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम एक लेक्चर में सीबीएसई के सारे प्रॉब्लम कराएंगे जो अभी तक आपसे पूछे गए हैं, और आप लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। एनसीईआरटी के पीछे की जितनी प्रॉब्लम है, इंडेक्स की जितनी प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज की जितनी प्रॉब्लम है, और सॉल्यूशन के साथ जितनी प्रॉब्लम दिए गए हैं, सारे प्रॉब्लम को आप अच्छे से सॉल्व करिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज को आप सॉल्व करिए, क्योंकि एक बार जब चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप उस चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करिए। अभी आपके पास टाइम है तो प्रॉपर तरीके से एक एक चैप्टर को पढ़िए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको बहुत डिटेल पढ़ाया गया है, एक एक पॉइंट डिस्कस किया गया है। लेकिन जब तक आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करोगे, सीबीएसई में कैसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, तब तक आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो आप एक्सरसाइज सॉल्व करिए, जो भी डाउट हो आप उनसे पूछिए। लेकिन जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अगले चैप्टर में एंट्री कर जाते हैं। तो आपके 2 टॉपिक बचे हुए हैं, सीएफटी और कलर बचा हुआ है। तो अभी आपके पास टाइम है, इस वीक में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहला चैप्टर आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है। तो अगले वीक से हम ऑर्गेनिक शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन से मान के चलिए कि आपके पेपर में 7 मार्क्स, 5 से लेकर 7 मार्क्स पूछे जाएंगे, इसलिए इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा। और यहाँ से रीजनिंग ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक्सप्लेन वाई, मतलब यहाँ पे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ज़्यादा पूछे, आईपीएससी पूछा जा सकता है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपके एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए इस थ्योरी को अच्छे से पढ़िएगा। आईपीएससी से भी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज हम बात करने जा रहे हैं सीएफटी के बारे में। सीएफटी के बाद फिर आपको कलर बता देंगे, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको सीबीएसई के प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे। बाकी एनसीईआरटी आप लोग सॉल्व करिए, जो भी डाउट हो आप हमसे पूछिए। तो चलिए, बात करने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है, इसको समझना बच्चों। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या? यहाँ सुनिए, अभी तक आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताया गया। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि मेटल और लिगेंड्स के बीच जो बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बाद में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया कि मेटल और लिगेंड्स के बीच बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? 100% कैसा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। तो उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू
क्रिस्टल फ्यूज थ्योरी ये बताएगा मेटल और लिगेंड्स के बीच, मेटल और लाइगेंड्स के बीच दो टाइप के फोर्स काम करते हैं। मीन्स मेटल और लिगेंड्स के बीच रिपल्सन भी होता है और मेटल और लिगेंड्स के बीच अट्रैक्शन होता है। तो अकॉर्डिंग टू, नोट करते हैं बेटा, according to this theory, interaction between ligands and central metal ions is ionic। मीन्स अकॉर्डिंग टू CFT ये बताया गया कि जो सेंट्रल मेटल्स आयंस और लिगेंड्स के बीच जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है, आयनिक इंटरेक्शन होता है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ तक पॉइंट नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। तो CFT ने बताया कि लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल के बीच जो इंटरेक्शन होता है, कैसा इंटरेक्शन होता है, आयनिक होता है। इनके बीच कैसा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। अगर बेटा हम बात करें सेंट्रल मेटल आयंस, तो सेंट्रल मेटल आयंस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। बात करें हम लिगेंड्स की बात करें, लाइगेंड्स की बात करें, तो लाइगेंड्स आपके दो टाइप के होंगे। पहला आपका न्यूट्रल और दूसरा एनायन। यदि न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल में क्या होगा, डाइपोल होगा, डाइपोल। तो डाइपोल में समझना, जैसे हम बात करें ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से आप क्या बोलते हैं, H2। क्या इस पे कोई चार्ज है वाटर पे, नहीं। कैसा लाइगेंड्स कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। लेकिन इस न्यूट्रल लाइगेंड्स में क्या होगा, डाइपोल होगा। डाइपोल मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एक साइड होगा, एक साइड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। मतलब जो न्यूट्रल लिगेंड होंगे हमारे क्या कहलाएंगे, डाइपोलर इन नेचर। मतलब एक तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैंने एग्जांपल लिया वाटर का, तो वाटर की बात करें तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो डाइपोल, जो न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे उनका नेचर कैसा होगा, डाइपोल होगा। डाइपोल मतलब क्या होगा, एक साइड पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक साइड नेगेटिव। एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक एंड पे नेगेटिव। अगर एनायन की बात करें तो एनायन क्या हमारा होगा, इस पर क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट होगा। तो ध्यान सुनिए, तो अगर हम बात करें तो सेंट्रल मेटल आयंस होगा, उस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर लिगेंड्स की बात करें, लिगेंड्स दो टाइप के होंगे, एक आपका न्यूट्रल होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, एनायन होगा। न्यूट्रल की बात करें तो उसका नेचर कैसा होगा, डाइपोल होगा। डाइपोल मतलब क्या होगा, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और एनायन की बात करें तो एनायन पे क्या होगा, अगर आप एनायनिक लिगेंड्स दिया गया तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आ रही, अब समझना यहाँ पे इतनी बातें समझ में आ रही कि सेंट्रल मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा। लिगेंड्स की बात करें तो दो टाइप के लिगेंड्स होते हैं, एक आपका न्यूट्रल होगा, दूसरा हमारा एनायंस होगा। अगर न्यूट्रल की बात करें तो किस नेचर को, डाइपोल नेचर होगा। डाइपोल में क्या होगा कि एक साइड पॉजिटिव चार्ज होगा, एक साइड नेगेटिव चार्ज होगा। और एनायंस की बात करें तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव पॉइंट होगा। अब हम बात करते हैं मेटल और लिगेंड्स के बीच दो टाइप के फोर्स काम करते हैं, एक अट्रैक्शन होगा, दूसरा रिपल्सन होगा। अब समझना यहाँ पे, यहाँ तक बातें समझ में आ रही, चलिए। अब समझना, अगर आपको कोई मेटल दिया गया है, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल आयंस है, इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ध्यान सुनिएगा, अगर ये आपका लिगेंड्स है, लाइगेंड्स है, ध्यान सुनना,
लाइगेंड्स मतलब इसका लोन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। पहले एक एक पॉइंट को समझना। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड्स पे 2 इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉइंट होगा। ध्यान सुनिएगा, लिगेंड्स के मैंने क्या बताया, या तो नेगेटिव पॉइंट होगा, दूसरा पोल वाला, तो पोल वाला एक साइड नेगेटिव पोल होगा, एक साइड क्या होगा, पॉजिटिव पोल होगा। तो नेगेटिव वाला पोल इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। या पॉजिटिव पोल और एनायनिक वाला लिगेंड्स दिया गया तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। फिर से समझना, एक बार फिर समझना बेटा इसको। अगर हम बात करें, CFT ने बताया कि आपका सेंट्रल मेटल आयंस है, न्यूक्लियस के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर हम बात करें न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करें, तो न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होगा, एक साइड नेगेटिव चार्ज, एक साइड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब हमारा कैसा लिगेंड्स होगा, न्यूट्रल लिगेंड्स। या कोई एनायनिक लिगेंड्स दिया गया, तो एनायनिक लिगेंड्स की बात करें तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। बात को समझना। तो CFT के अकॉर्डिंग बताया गया, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके पास न्यूट्रल के पास नेगेटिव पोल होगा, या एनायनिक के पास क्या नेगेटिव पोल होगा। ये हमारा एनायंस लाइगेंड्स है। अगर हम बात करें एनायंस लाइगेंड्स और मेटल की बात करें, तो प्लस और माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और प्लस और माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो CFT अकॉर्डिंग टू CFT बताया गया कि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायनिक लिगेंड्स के पास नेगेटिव चार्ज, या न्यूट्रल के पास नेगेटिव पोल होता है, इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। पहला इन्होंने बताया कि मेटल और लाइगेंड्स के बीच 2 टाइप के फोर्स होते हैं, पहला अट्रैक्शन होगा, दूसरा क्या होगा, रिपल्सन। तो अट्रैक्शन समझ में आ गया होगा कि मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड्स के पास नेगेटिव चार्ज। कैसा लिगेंड्स, एनायनिक। या न्यूट्रल की बात करें तो नेगेटिव पोल, तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। बात समझ में आ रही। सेकेंड कंडीशन समझना, अट्रैक्शन समझ में आ गया कि मेटल और लिगेंड्स के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब सेकेंड अगर हम बात करें सेंट्रल मेटल आयंस, सेंट्रल मेटल आयंस के पास क्या होता है, D इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद करिए, मैंने बताया था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 1 से लेकर 3d10। तो जो आपके मेटल होंगे उनके पास क्या होगा, D इलेक्ट्रॉन होगा। अगर D इलेक्ट्रॉन और लिगेंड्स क्या कहता है, लोन पेयर देता है, मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो वहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। समझना एक पॉइंट को। ये बेटा आपका सेंट्रल मेटल आयंस है, ये है पॉजिटिव चार्ज, और मेटल के पास क्या होगा, वैकेंट क्या होगा, D ऑर्बिटल होगा, और इस D ऑर्बिटल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इस D ऑर्बिटल में बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब हम बात करें लिगेंड्स की बात करें, लाइगेंड्स की बात करें, तो लाइगेंड्स के पास क्या, लोन पेयर मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान सुनो बेटा एक एक पॉइंट को। और इसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एक एक पॉइंट को समझना। ये आपका सेंट्रल मेटल आयंस है, न्यूक्लियस के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरे आपका D ऑर्बिटल है। इस D ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं 1 से लेकर 10 तक, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। पॉइंट को सुनो ना, ये लाइगेंड्स है, और लाइगेंड्स की बात करें तो इसके पास क्या, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो लाइगेंड्स पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ध्यान से सुनिए, सेंट्रल मेटल आयन के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा पास में। लेकिन इस D के पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा बेटा, रिपल्सन क्यों हो रहा है, क्योंकि लिगेंड्स पे नेगेटिव चार्ज है, और सेंट्रल मेटल के सेंट्रल मेटल के D ऑर्बिटल के पास क्या, इलेक्ट्रॉन है। तो नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो जब लिगेंड्स इसके साथ अप्रोच करता है, सेंट्रल मेटल आयंस के साथ, तो यहाँ पे 2 इंटरेक्शन काम करते हैं। एक आपका अट्रैक्शन होता है, दूसरा क्या होता है, रिपल्सन। अट्रैक्शन कब होगा, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड्स के पास नेगेटिव चार्ज, वहाँ पे अट्रैक्शन होगा। और रिपल्सन कब होगा, जब सेंट्रल मेटल आयंस के D ऑर्बिटल में क्या हो, इलेक्ट्रॉन दिया गया हो, और लिगेंड्स के पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन होगा। बात समझ में आ रही है। तो आगे नोट करिए इसको।
नोट करिए, when central metal ions approaches when ligands approaches central metal ions to form complex two types of forces act between ligands and central metal ion। इसमें CFT के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जब लिगेंड्स क्या करें, अप्रोच करें किसके साथ, सेंट्रल मेटल आयंस, तो क्या बनता है, जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें दो टाइप के क्या होते हैं, फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल आयंस में। तो इतना नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। पहला लिखिए अट्रैक्शन न्यूक्लियस एंड लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स। लोन पेयर ऑफ लिगेंड मतलब सेंट्रल मेटल के न्यूक्लियस और लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मीन्स आपका सेंट्रल मेटल आयंस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये लिगेंड्स है, और लाइगेंड्स के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। लाइगेंड्स के पास क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो दो टाइप के फोर्स एक्ट करते हैं। पहला क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन किनके बीच होगा, न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस एंड लोन पेयर ऑफ लिगेंड। दूसरा रिपल्सन इनके भी रिपल्सन होगा, डे इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस एंड लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स। आप सुन रहे, कह रहा है रिपल्सन, इनमें रिपल्सन होगा दो टाइप के फोर्स, पहला अट्रैक्शन और दूसरा रिपल्सन। अट्रैक्शन कब होगा, न्यूक्लियस और लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स के बीच, और रिपल्सन कब होगा, जब सेंट्रल मेटल आयंस के डी इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। बात करें आपका सेंट्रल मेटल आयंस है, इनके पास क्या होगा, डी ऑर्बिटल होगा। इस डी ऑर्बिटल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और ये आपका लिगेंड्स है, लिगेंड्स के पास क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो अकॉर्डिंग टू CFT ये बताया कि जब लिगेंड्स मेटल के साथ अप्रोच करके जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, इनके बीच दो टाइप के फोर्स काम करते हैं। पहला अट्रैक्शन कब होगा, न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस एंड लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स। दूसरा रिपल्सन होगा, रिपल्सन किनके बीच होगा, डे इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस एंड लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स। बात समझ में आ रही। अब रिपल्सन, जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा, ध्यान से बेटा, जितना ज़्यादा रिपल्सन होता है, रिपल्सन बढ़ेगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। बात को सुना, रिपल्सन जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा, एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ने पे क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है,
कम हो जाती है। तो जब लिगेंड्स क्या होता है, जब लिगेंड्स हमारे मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उस केस में क्या होता है, मेटल और लिगेंड्स के बीच क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। और दो टाइप के फोर्स काम करते हैं, पहला अट्रैक्शन, दूसरा रिपल्सन। रिपल्सन जितना ज़्यादा रिपल्सन होता है एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। इतनी पॉइंट समझ में आ रही है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब ध्यान सुनना बेटा एक एक पॉइंट को। इन absence ऑफ लिगेंड्स, जब तक लिगेंड्स हमारा सेंट्रल मेटल आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है तो उस केस में जो डी ऑर्बिटल के पांचों ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो इन द absence ऑफ लिगेंड्स all d orbital have equal एनर्जी। और इस ऑर्बिटल क्या बोलेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल। यहां सुनिएगा, इन द ऑब्सेंस ऑफ लिगेंड, जब लिगेंड्स हमारा सेंट्रल मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है तो उस केस में डी के जो पांचों ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती, इक्वल होती है। तो ऐसे ऑर्बिटल क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। बात समझ में आ रही। तो 5 कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से डी ऑर्बिटल होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं डी में, 1 2 3 4 5। पहला होगा डी एक्स वाई, सेकेंड हमारा डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हमारा क्या होगा डी जेड स्क्वायर। अगर हम बात करें बेटा, आपके 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया गया था कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो होते हैं हमारे बिटवीन द एक्सिस होते हैं, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम बात करें डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की बात करें, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं। अगर हम बात करें इनके ऑर्बिटल की बात करें तो ये आपको क्या होंगे, एक्स वाई जेड। अगर आपको एक्स वाई बनाना है कैसे बनाते हैं, बिटवीन द एक्सिस, जो आपको याद आ रहा होगा 11 में पढ़ाया गया था। ये आपका होगा कहलाएगा डी एक्स वाई। अगर हम बात करें हमारा वाई और जेड की बात करें, ये क्या होगा डी वाई जेड, और डी जेड एक्स में क्या होगा, इसको जेड एक्सिस मान लीजिए बेटा, इसको एक्स एक्सिस, क्या कहलाएगा डी जेड एक्स। ध्यान सुनिएगा, एक्स वाई जेड कुछ भी कोऑर्डिनेट मान सके, आपको डी एक्स वाई बनाना है, डी एक्स वाई, इसको क्या मानिए एक्स, इसको मान लीजिए वाई, तो हमारा क्या होगा बिटवीन द एक्सिस। और एक्स वाई के बीच जो एंगल होता है कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का एंगल होता है। अगर आपको वाई जेड बताना है तो यहाँ पे वाई बनाइए, यहाँ पे जेड, ये कहाँ पे बिटवीन द एक्सिस। और डी जेड एक्स कहाँ पे होगा, ये जेड एक्सिस, ये आपके एक्स, ये कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है। अगर हम बात करें डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो होते हैं हमारे बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। आपको 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बताया गया था। बात समझ में आ रही। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, बिटवीन द एक्सिस। मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो कहाँ पे प्रेजेंट है, बिटवीन द एक्सिस। अगर वाई जेड की बात करें, हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा कहाँ कौन सा एक्सिस है, जेड, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बिटवीन द एक्सिस। ये हमारा जेड एक्सिस है, ये हमारा एक्स,
तो डी जेड एक्स बनाना कहाँ पे है, बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही? तो बेटा इसको नोट करिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ तक हो गया होगा। अब हम बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की बात करते हैं। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कहाँ पे प्रेजेंट है, अलॉन्ग द एक्सिस। अगर हम बात करें एक्स वाई, तो ये हमारा अलॉन्ग द एक्सिस प्रेजेंट है। ये हमारा क्या कहलाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हमारा जेड है, तो ये भी हमारा अलॉन्ग द एक्सिस होगा, ये भी आपके लिए बताया गया था। ये हमारा क्या कहलाएगा, डी जेड स्क्वायर कहलाएगा। ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अलॉन्ग द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से सुनना, अगर अलॉन्ग द एक्सिस की बात करें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सिस कहलाता है। बात समझ आ रही? तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जब तक लिगेंड्स हमारे सेंट्रल मेटल आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है, तो उस केस में जो डी के पांचों ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। इसे क्या बोलते हैं, डी जेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये तीनों कहाँ प्रेजेंट होंगे, बिटवीन द एक्सिस। ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होंगे, अलॉन्ग द एक्सिस। अब एक एक पॉइंट को समझना। अब एक चीज समझ बेटा कि जब रिपल्सन होता है, जब लिगेंड्स जो है मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, पॉइंट को समझना, जब हमारा मेटल लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। एक एक पॉइंट को समझना बेटा। और जब रिपल्सन होगा तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। लेकिन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल इंक्रीज नहीं करेगा। जिस ऑर्बिटल में जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। फिर समझना, अगर हम बात करें बेटा, समझना कि जैसे लिगेंड्स मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये आपके जो डी ऑर्बिटल हैं इसके मेटल के, अगर लिगेंड इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाए, जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनाता है क्या होगा, रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होने पे एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाएगी। होना क्या चाहिए, पांचों ऑर्बिटल की इक्वल एनर्जी बढ़नी चाहिए। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये अगर लिगेंड्स को इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो पांचों ऑर्बिटल की इक्वल एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर समझना ऐसा क्यों नहीं बेटा, समझना एक एक पॉइंट को। जितना ज़्यादा मेटल और लिगेंड्स के बीच रिपल्सन होगा, मेटल और लिगेंड्स के बीच जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा एनर्जी उसकी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझना, अगर एक एक पॉइंट को समझना है, ये आपके 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड। हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में होता क्या है कि जो लिगेंड्स अप्रोच करता है, ध्यान से सुनना बेटा, लिगेंड्स जो हमारे अप्रोच करते हैं, कहाँ से अप्रोच करते हैं, अलॉन्ग द एक्सिस। कहाँ से अप्रोच करेंगे, अलॉन्ग द एक्सिस। तो आप सुनना बेटा, जब लिगेंड्स जो है अलॉन्ग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे मेटल के डी ऑर्बिटल दिए गए बिटवीन द एक्सिस है, और ये कहाँ पे है, अलॉन्ग द एक्सिस। एक एक पॉइंट को समझना बेटा एक बार फिर से।
समझने की कोशिश करना। ये आपका सेंट्रल मेटल आयंस है, ये 3 एक्सिस है, ये आपका x, ये है आपका y, ये आपका z। बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर, आपका हेडर के बारे में बात करें तो लिगेंड्स कहाँ से अप्रोच करें, अलोंग द एक्सिस। अब बात करें तो मेटल की बात करें तो हमारा डी ऑर्बिटल है, ये अलोंग द एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, बिटवीन द एक्सिस। अब ये बताइए रिपल्सन कहाँ पे ज़्यादा होगा, अलोंग द एक्सिस ज़्यादा होगा, बिटवीन द एक्सिस ज़्यादा होगा। अलोंग द एक्सिस क्या होगा ज़्यादा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अलोंग द एक्सिस आएगा तो लिगेंड्स क्या होगा, इसके क्लोज आएगा, तो यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे लिगेंड्स और इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, तो यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। तो अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल के केस में जो मेटल के जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो जो अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं उनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, और जो बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं तो वहाँ पे रिपल्सन कम होगा। तो अगर हम बात करें अलोंग द एक्सिस कौन कौन से आते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो होंगे वो कहाँ पे आएंगे, अलोंग द एक्सिस आएंगे। तो अलोंग द एक्सिस आएंगे तो इनकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। फिर समझना, लिगेंड्स अलोंग द एक्सिस आ रहा है, जब अलोंग द एक्सिस आएगा तो डी ऑर्बिटल और एल दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, क्लोज होंगे, और जितना क्लोज होंगे रिपल्सन का उतना ज़्यादा होगा। फिर समझना, अलोंग द एक्सिस जो डी ऑर्बिटल है, लिगेंड्स कहाँ से अप्रोच करेंगे, अलोंग द एक्सिस। जब अलोंग द एक्सिस आएगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, और रिपल्सन ज़्यादा होने के मतलब एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अलोंग द एक्सिस होंगे। मतलब यहाँ पे रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, अगर रिपल्सन ज़्यादा है तो इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हम बात करें डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। जब बिटवीन द एक्सिस आएंगे तो मेटल और लिगेंड्स के बीच जो डिस्टेंस है ज़्यादा है, जब डिस्टेंस ज़्यादा तो रिपल्सन कम होगा, जब रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी कम बढ़ेगी। तो अगर बेटा समझना, यदि डी ऑर्बिटल है, बात को फिर सुना, अगर डी ऑर्बिटल है, पांचों की एनर्जी इक्वल है, जैसे लिगेंड्स अप्रोच करेगा एनर्जी आपकी बढ़ेगी। लेकिन दो ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर अलोंग द एक्सिस है, अगर अलोंग द एक्सिस इनमें रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, मतलब इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ये बिटवीन द एक्सिस है, तो यहाँ पे रिपल्सन कम होगा, तो अगर रिपल्सन कम है तो जो एनर्जी बढ़ेगी कम बढ़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। बेटा एक बार नोट करिए, फिर हम एक बार समझाते हैं, नोट करिए। चलिए कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। इफ all d orbital experience same repulsion, energy of all d orbital increases equally। ये कह रहा है कि इफ ऑल डी ऑर्बिटल एक्सपीरियंस सेम रिपल्सन, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीजेज इक्वली। आगे नोट करिए। but
separately ligands approaches d orbital, नोट करिए बेटा, इसके बाद चलते हैं ऑर्बिटल in different energy. So some d orbital experience more repulsion and confusion of other d orbital, because some are near to ligands and some are away from ligands. इसको नोट के बेटा एक बार फिर समझाते हैं। तो कह रहा है सम डी ऑर्बिटल एक्सपीरियंस मोर रिपल्सन इन कंपेरिजन ऑफ अदर डी ऑर्बिटल। तो ये कह रहा है कि जो लिगेंड्स मेटल, फिर यहाँ लिखा है कि बिकॉज सम आर नियर टू लिगेंड्स एंड सम आर अवे फ्रॉम द लिगेंड्स। तो जो डी ऑर्बिटल लिगेंड्स के पास होंगे, उसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, और जो डी ऑर्बिटल लिगेंड्स से दूर होंगे उसमें रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल केस में जो हमारे लिगेंड्स जो थे अलोंग द एक्सिस आते हैं। अलोंग द एक्सिस आने का मतलब क्या होगा, डी ऑर्बिटल के पास होंगे। जब डी ऑर्बिटल के पास होंगे तो वहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा। और बिटवीन द एक्सिस की बात करें तो क्या होंगे कि हमारे लिगेंड्स क्या होंगे, अवे होंगे, लिगेंड से दूर होंगे, तो वहाँ पे रिपल्सन कम होगा। तो अलोंग द एक्सिस कौन कौन से आते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स बिटवीन द एक्सिस आते हैं, तो यहाँ पे रिपल्सन कम होगा, तो मतलब इनकी एनर्जी कम होगी। यहाँ तक नोट करिए बेटा, आगे हम बात करते हैं। अब एक एक पॉइंट समझना बेटा। ये है हमारा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है हमारा डी जेड स्क्वायर। हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये हमारा क्या कहलाएगा, फ्री सेंट्रल मेटल आयंस। यहाँ से जब हमारा सेंट्रल मेटल आयंस किसी लिगेंड के साथ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है, तो उस केस में क्या है, इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, इक्वल है। लेकिन जैसे लिगेंड्स के साथ अप्रोच करेगा, वहाँ पर रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने के बाद एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक एक पॉइंट तो समझना, यहाँ तक बेटा समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 5 जैसे आपका फ्री सेंट्रल मेटल आयंस है, मतलब यहाँ पे लिगेंड के साथ अप्रोच नहीं किया गया है,
आज फ्री की फॉर्म में है, लेकिन जैसे लिगेंड्स के साथ अप्रोच करेगा एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया कि पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन इक्वल नहीं होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखा गया कि लिगेंड्स जो अलोंग द एक्सिस आते हैं, तो जो अलोंग द एक्सिस आएंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, और जो बिटवीन द एक्सिस आएगी उनकी एनर्जी कम होगी। तो अलोंग द एक्सिस कौन कौन से आते हैं, dx² - y² एंड dz²। तो क्या होगा, ये एनर्जी यहाँ पे बढ़ गई और ये एनर्जी यहाँ पे कम हो गई, लेकिन जो ओवरऑल एनर्जी होगी वो फ्री सेंट्रल मेटल आयन से कम होगा। तो ये हमारा कौन सा होगा, dx² - y², और ये हमारा क्या कहलाएगा, dxy dyz एंड dzx। ये हमारा क्या कहलाएगा, वेरी सेंटर। क्या कहलाएगा बच्चों, वेरी सेंटर। ध्यान सुनिएगा, ये आपका d ऑर्बिटल है, लिगेंड्स इसके साथ अप्रोच किया, एनर्जी आपकी बढ़ गई, तो ये आपका एनर्जी का ऑर्डर दिखाया गया है। ये बेटा आपका एनर्जी है, एनर्जी आपका बढ़ रहा है, ये फ्री सेंट्रल मेटल आयंस है। जैसे लिगेंड साथ अप्रोच की एनर्जी आपका इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ गया। अब ये आपका dxy dyz dzx dx² - y² और dz² है, लेकिन dx² - y² dx² - y² और ये हमारा क्या कहलाएगा, dz²। ये क्या कहलाएगा, dxy dyz, ये क्या कहलाएगा, dz²। यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे इसकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई, और यहाँ पे रिपल्सन कम है, इसलिए इसकी एनर्जी कम बढ़ी। लेकिन जो ओवरऑल एनर्जी है फ्री सेंट्रल मेटल आयन से ज़्यादा है। ये लो एनर्जी से आपका जो ग्राफ है हाई एनर्जी तरफ गया गया है। अब इस dxy dyz और dzx को क्या बोलते हैं, T2g, और dx² - y² और dz² क्या बोलते हैं, Eg। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई, Eg की जो एनर्जी है वो क्या है, T2g से ज़्यादा है। मीन्स एनर्जी किसकी ज़्यादा है, T2g की, सॉरी एनर्जी किसकी ज़्यादा है, Eg की, और T2g की एनर्जी कम है। फिर समझना, यहाँ पे dx² - y² और dz² में रिपल्सन ज़्यादा है, किससे, dxy dyz एंड dzx। Eg की एनर्जी ज़्यादा है, T2g की एनर्जी कम है। अब जो एनर्जी गैप आता है T2g और Eg के बीच, जो एनर्जी गैप आता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ध्यान से सुनो बेटा, T2g और Eg में जो एनर्जी गैप आता है, T2g और Eg में जो एनर्जी गैप आता है वही हमारा कहलाता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जितना ज़्यादा गैप आएगा T2g और Eg में, जितना ज़्यादा गैप आएगा CFSC वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। फिर सुनना, T2g और Eg में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उसकी CFSC वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो गैप कब ज़्यादा होगा, फिर सुनो बेटा, T2g और Eg में T2g और Eg के बीच जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब जितना ज़्यादा इन दोनों के बीच गैप होगा CFSC वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ये किस पे डिपेंड करता है, लाइगेंड्स पे। किस पे डिपेंड करेगा, लाइगेंड्स पे। ध्यान सुनिए, CFSC वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, लाइगेंड्स पे, लिगेंड्स पे। मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स दिया होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स दिया गया होगा CFSC वैल्यू उसकी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब कि T2g और Eg के बीच का जो गैप होगा ज़्यादा होगा। फिर सुनिएगा, CFSC वैल्यू इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जितना ज़्यादा होगा CFSC वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, और वेक फील्ड जितना ज़्यादा होगा CFSC वैल्यू उतनी कम होगी। बात समझ में आ रही है। अब इस सेंटर क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर या बारी सेंटर बोलते हैं। इस सेंटर क्या बोलते हैं, बारी सेंटर बोलते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक, ध्यान सुनिएगा, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो जो एनर्जी होती है कितनी होती है, 0 - 0.4 del O
-0.4 डेल ओ, या क्या बोले 2/5 डेल ओ। डेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, CFSC, और वो मतलब क्या बता रहा है, आफ्टर हिट्रल। और बाहरी सेंटर से यहाँ के बीच का जो गैप, जो एनर्जी गैप होता है, कितना होता है 0.6 डेल ओ, या इसे क्या बोलते हैं 3.5 डेल ओ। यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यहाँ पे माइनस। माइनस का मतलब बता रहे हैं कि एनर्जी कम हो रही, और प्लस का मतलब क्या है, एनर्जी बढ़ रही। मतलब बाहरी सेंटर से एनर्जी कम हो रही है, कितना कम हुआ, -0.4 डेल ओ, या 2/5। और कितनी एनर्जी आपका बढ़ रहा है, 0.6 या 3/5 डेल ओ। यहाँ तक बेटा बात क्लियर हो गई होगी। आगे हम बात करते हैं, एक बार फिर समझिएगा, एक बार फिर आप रिवाइज करा दे रहे हैं। फ्री सेंट्रल मेटल आयंस के पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है। लिगेंड्स जैसे अप्रोच करेगा एनर्जी बढ़ जाएगी। अब एनर्जी इक्वल नहीं बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो लिगेंड्स जो अप्रोच करते हैं अलोंग द एक्सिस करता है। अलोंग द एक्सिस कौन प्रेजेंट होगा, dx² - y² एंड dz², ये दोनों अलोंग द एक्सिस होंगे। और लिगेंड्स भी अलोंग द एक्सिस आ रहा है, लिगेंड्स भी अलोंग द एक्सिस आ रहा है। तो जब अलोंग द एक्सिस होंगे, अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं बेटा, तो वहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा, और रिपल्सन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि नियर आ रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं बेटा, रिपल्सन बढ़ जाएगा। लेकिन बिटवीन द एक्सिस क्या होते हैं, बिटवीन द एक्सिस कौन कौन से होते हैं, dxy, dyz और dzxy, ये बिटवीन द एक्सिस होंगे। जब बिटवीन द एक्सिस होंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रिपल्सन कम होगा, तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे बात करेंगे तो एनर्जी आपकी बढ़ गई, एनर्जी आपकी कम हो गई। और इस सेंटर क्या बोलते हैं, बाहरी सेंटर बोलते हैं। इस बाहरी सेंटर से यहाँ के बीच का जो एनर्जी होता है 0.4 डेल ओ, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी कम हो रही, या 0.4 क्या लिख सकते हैं, 2/5। अब कितनी एनर्जी बढ़ी है आपकी, 0.6 डेल ओ, या 3/5 डेल ओ। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। CFSC किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी गैप। T2G और EG के बीच एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होगा, CFSC वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। अब एक किस पे डिपेंड करता है, लिगेंड्स पे। हमारा लिगेंड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसकी CFSC वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। हमारा लिगेंड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसकी CFSC वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। बेटा इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया है, चलिए। जैसे यहाँ पे दिया गया COF6 3 AB, सेकंड दिया गया COCl6 3 C दिया गया है CONH3 का होल 6 3+, और D आपका दिया गया है COCN6 3-। अब आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे भी आएगा कोबाल्ट 3+, यहाँ पे भी आएगा बेटा कोबाल्ट 3+, यहाँ पे भी आएगा कोबाल्ट 3+, यहाँ पे भी आएगा कोबाल्ट 3+। अब हमारा CFSC जो वैल्यू होती है डिपेंड किस पे करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, या क्या बोलेंगे SFL। तो अगर हम बात बेटा इन चारों की बात करें, तो अगर हम बात करें लाइगेंड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन होगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चेक करिए, Cl-। Cl- के बाद कौन आएगा, अमोनिया। अमोनिया के बाद फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद क्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन होता है, Cl- होगा, कार्बन वाला, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन। तो अगर CFSC वैल्यू की बात करें सबसे ज़्यादा किसका होगा, D का, D के बाद C का,
सी के बाद बी का, बी के बाद ए का। तो CFSC वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? CFSC वैल्यू वहाँ डिपेंड करता है लाइगेंड्स पे। लाइगेंड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसकी CFSC वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। एक प्रॉब्लम और कराते हैं, इसको नोट करिए। और CFSC वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हमारा वेवलेंथ बेटा उतना कम होगा। मीन्स आप पढ़े होंगे एनर्जी ई बराबर क्या होता है? SC/, लैम्डा। एनर्जी ज़्यादा होगा लैम्डा क्या होगा? कम होगा। और लैम्डा ज़्यादा होगा एनर्जी क्या होगा? कम। अगर आपसे वेवलेंथ पूछ लिया जाए बेटा, आपके NCERT में प्रॉब्लम दिया गया, अगर आपसे वेवलेंथ पूछ लिया जाए तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा? ए का होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा, फिर डी का। फिर से सुनना, ई बराबर क्या होता है? HC/, लैम्डा। एनर्जी ज़्यादा लैम्डा कम, लैम्डा ज़्यादा एनर्जी कम। अगर इसमें पूछा जाए तो लैम्डा सबसे ज़्यादा किसका होगा? ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का। तो इतना पॉइंट नोट करिए, कुछ पॉइंट लिखा देते हैं। तो CFSC या एनर्जी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SFL। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा उसकी CFSC वैल्यू एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। सेकंड पॉइंट, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीक फील्ड लिगेंड। लाइगेंड्स जितना ज़्यादा वीक फील्ड होगा उसका वेवलेंथ बेटा उतना ज़्यादा होगा। मीन्स वेवलेंथ किस पे डिपेंड करता है? WFL। मैं लिगेंड्स जितना ज़्यादा वीक होगा उसका वेवलेंथ उतना ज़्यादा। जैसे कि बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 लिगेंड्स दिए गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे वीक लिगेंड्स कौन होगा? आयोडीन। सबसे वीक लिगेंड कौन होगा? आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा? आयोडीन का। आयोडीन का, ब्रोमीन का, क्लोरीन का। पास में आ रही है बेटा, तो जिसको नोट करिए। एक प्रॉब्लम करा देते हैं इसी पे। COF6 3- COCl6 3- COBr6 3- COI6 3-। अगर लाइगेंड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? फ्लोरीन का, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों वेवलेंथ किसका ज़्यादा होगा? वेवलेंथ तो सबसे वीक फील्ड कौन होता है? आयोडीन। तो सबसे वेवलेंथ किसका होगा? आयोडीन का। तो ऑप्शन क्या होगा? डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए। अगर आप पूछ रहे हैं CFSC वैल्यू क्या होगा? ए, फिर बी, फिर सी, फिर आपका डी होगा। पास में हमारे। तो वेवलेंथ किस पे डिपेंड करता है? वीक फील्ड पे। और CFSC या एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे। तो अगर हम बात करें बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल की बात करें तो जस्ट ऑक्टाहेड्रल का क्या होता है? रिवर्स होता है। ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे आता है, EG ऊपर जाता है। टेट्राहेड्रल में क्या होगा? EG नीचे आएगा और T2G ऊपर चला जाएगा। तो इतना नोट करिए बेटा। अब ध्यान सुने बेटा, अगर आपसे पूछा है अकॉर्डिंग टू CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल के लिए। ध्यान सुनिए, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? एक एक पॉइंट को समझना। ये होता है T2G, ये होगा EG। पहले समझ लेना फिर प्रॉब्लम करते हैं। अगर T2G की बात करें तो अगर आपका ध्यान सुनिएगा, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए क्योंकि एनर्जी कम है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ध्यान सुनिएगा।
ये आपका एनर्जी ऑर्डर है। आपको बताया गया कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, लो एनर्जी, फिर किस में जाएगा, हाई एनर्जी। अब एक पॉइंट सुनना, D1, D2, D3। अगर D1 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, D2 होगा तो 1, 2 और D3 होगा तो 1, 2, 3। सुनना, अब समझना बेटा, D1, D2, D3 में चाहे आपके पेपर में D1 दिया गया हो या D2 दिया गया या D3, तीनों केस में चाहे SFL दिया गया हो या WFL, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। अब समझना, जब पेपर में D4 दिया गया, क्या दिया, D4, दो केस होंगे। अगर पेपर में क्या दिया गया, SFL दिया गया हो और दूसरा WFL दिया गया, तो WFL मतलब क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड्स। अगर D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, D4 आ रहा है और पेपर में WFL दिया गया, वीक फील्ड लिगेंड्स दिया गया, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। D4 के केस में जब पेपर में WFL दिया गया हो, मतलब एग्जाम्पल की तरह जैसे समझिए क्रोमियम H2O6 और यहाँ पे 2+, तो यहाँ पे क्या होगा, D4 आएगा। और वाटर कैसा लिगेंड्स दिया गया, वीक फील्ड दिया गया है, तो वीक फील्ड वाटर होता है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ पे आएंगे। तो T2G में अगर बात करें तो WFL में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G3 EG1। फिर सुनो बेटा, D4 दिया गया है, लाइगेंड्स कैसा है, WFL, एग्जाम्पल ये दिया गया है। तो वीक फील्ड के केस में क्या होता है, पहले क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, सेकेंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। फिर सुनो बेटा, जब आपके पेपर में वीक फील्ड लिगेंड्स दिया गया तो आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, फर्स्ट यहाँ पे आएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन जब पेपर में SFL दिया गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स दिया गया, उस केस में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1, 2, 3, फोर्थ यहाँ पे आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आपका D4 दिया गया है, लिगेंड्स कैसा दिया गया, SFL दिया गया है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, EG में 0, तो यहाँ पे क्या बनेगा, T2G4 EG0। नोट करना बेटा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आप समझ में आ गया होगा आपको, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका होगा T2G और ये आपका EG। आप सुनो, पेपर में क्या दिया है, D5 में दो होंगे, SFL, WFL। अगर D5 दिया गया और पेपर में WFL दिया गया, तब का 1, 2, 3, 4, 5। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, EG में कितने हैं, 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G3 EG2। और SFL के केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या होगा, ध्यान सुने बेटा, कि 1, 2, 3, 4, 5, पहले पेयरिंग हो जाएगी तब ऊपर जाएगा। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, क्या बनेगा, T2G5 EG0। बात समझ में आ रहा है? नोट करिए। चलिए अब हम बात करते हैं D6 के बारे में। D6 के बारे में, D6 के बारे में बात करें, जब पेपर में WFL दिया है, वीक फील्ड लिगेंड्स, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो वीक फील्ड दिया गया, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1, 2, 3, 4। T2G में 4 और EG में 2। बात समझ में आ रही? चलिए, अगर आपका D6 दिया गया, WFL दिया गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G4 EG2। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। बात समझ में? जब पेपर में क्या दिया गया, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड दिया गया, तो उस केस में कैसे भरेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, EG में कितने हैं 0। बात समझ में आ रही होगा। चलिए अब हम बात करते हैं D7 की बात करते हैं। D7 की बात करें तो D7 में क्या होगा, जब पेपर में WFL दिया, वीक फील्ड लिगेंड्स दिया गया, तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, EG में कितने हैं 2, क्या हो रहा है T2G 5 EG 2। बात समझ में आ रही। जब पेपर में क्या दिया गया हो SFL, पेपर में SFL दिया गया बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड दिया है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। पास में हमारे 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या बनेगा T2G6 EG1 बनेगा। बेटा समझ में आ रहा होगा। चलिए D8 भी बता देते हैं। D8 में क्या होगा समझना, D8 की बात करें क्या होगा, जब पेपर में WFL वीक फील्ड लिगेंड्स दिया गया हो, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या होगा T2G6 EG2। अगर हमारा बात करें SFL की बात करें तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे भी क्या होगा सेम होगा। आज समझ में आ रही। तो D8 D9 D10 की बात करें, D8 D9 D10 की बात करें तो उस केस में चाहिए आपका SFL दिया गया हो या WFL दिया। देखिए चाहे WFL या SFL, बस समझना बेटा D8 D9 D10 तीनों केस की हम बात करें, चाहे पेपर में WFL दिया गया या SFL दिया गया, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सेम आएगा। D9 का आप निकाल चेक करिएगा बेटा, D10 का निकाल चेक करिए। तो D8 D9 D10 के केस में बात करें तो SFL और WFL और SFL के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा। इसी तरह D1 से लेके D2 और D3 की बात करें तो SFL और WFL की बात करें तो दोनों केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा सेम आएगा। D1 में क्या आएगा T2G1, इसमें आएगा T2G2 और D3 में क्या आएगा T2G3 आएगा। बात समझ में आ रही। तो एक बार हम बेटा लिख दे रहे हैं, D1 की बात करें T2G1 EG0, D2 की बात करें T2G2 EG0, D3 की बात करें T2G3 EG0, D9 की बात करें T2G6 EG3 और D10 की बात करें T2G6 EG4 और D8 की बात करें T2G6 और EG2। बेटा समझना D1 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा T2G1, D2 का T2G2, D3 का T2G3, D9 का T2G6 EG3, D10 का होगा T2G6 EG4 और D8 का होगा T2G6 EG2। चाहे आपके पेपर में WFL दिया गया हो या SFL दिया गया है, दोनों केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा सेम आएगा। D4 से लेके D7 तक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस होगा। अगर आपका WFL दिया है, वेक फील्ड दिया गया है, तो पहले हाफ होंगे फिर पेयरिंग होगा। अगर आपका SFL दिया गया है, पहले T2G भरे जाएंगे फिर आपके EG भरे जाएंगे। CFSC वैल्यू किस पे डिपेंड करता है हमारा लिगेंड्स पे। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा CFSC वैल्यू उसकी उतनी ज़्यादा होगी, मीन्स एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितना वीक फील्ड लिगेंड्स होगा उसका वेवलेंथ बेटा उतना कम होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का जस्ट अपोजिट क्या होता है टेट्राहेड्रल होता है। इस तरह बेटा आपका CFT कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे कलर के बारे में। तो मैंने बताया कि आपका अलॉन्ग द एक्सिस आएगा तो रिपल्सन ज़्यादा आएगा, बिटवीन द एक्सिस आएगा बेटा रिपल्सन कम होगा।
तो आज आपका CFT कंप्लीट होता है। इससे ज़्यादा आपके पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाता है ड्रा द स्प्लिटिंग डायग्राम ऑफ ऑक्टाहेड्रल या ड्रा द स्प्लिटिंग डायग्राम ऑफ टेट्राहेड्रल। एक बार आप NCERT फॉलो करिएगा, NCERT की बार अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद आप उस NCERT के प्रॉब्लम सॉल्व करिए, CBSE की बेटा प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो आज के इतना ही, थैंक यू। नोट कर लीजिए।